बाइक माई चैनल। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो पढ़ रहे थे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास स्पेक्ट्रोमेट्री की स्टडी कर रहे थे, जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी। उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूलर बेस था। लास्ट वीडियो में हम मेजरमेंट टेक्निक ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मेजरमेंट टेक्निक बता चुका था। मेजरमेंट टेक्निक के बाद उसमें जो दूसरा टॉपिक लिखा हुआ है, लिखा मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूलर बेस। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मॉलिक्यूलर आयन का जो मास होता है, मास को एनालाइज करने के लिए उसका यूज किया जाता है। मास को डिटरमाइन करता है, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को डिटरमाइन करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज किया जाता है। जैसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन उसकी एक प्रोसेस होती है। जैसे मॉलिक्यूल होता है, किसी भी सैंपल के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होने के बाद उनका जब डिफ्लेक्शन होता था, डिफ्लेक्शन होने के बाद उसका मास को एनालाइज किया जाता था। मास को एनालाइज करने के लिए एक प्रोसेस होता था, जो मैंने सबसे इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। उसके मास के बेस पे जो मॉलिक्यूल थे उनको सेपरेट कर लिया जाता था उनके मास के बेस पे। अब जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो वही चीज ये बोल रहा है यहाँ पे, जो टॉपिक में हमारा लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूलर बेस, वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का तो हमें मास निकालना है। कुछ ऑर्गेनिक के हम एग्जांपल देंगे। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल ले लीजिए, जिनके मास को हमें एनालाइज करना होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मास कितना है, लेकिन जब वो उसको मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होने के बाद उसका मास कितना रह जाता है, उसका हम आगे निकालेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूलर बेस पे। तो इसमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होते हैं, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है। अब जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं, उन्हीं डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर आयन को हम इसमें स्टडी करेंगे। वो चीज हमने लिखी हुई है यहाँ पर, मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूलर बेस। देयर आर मेनी टाइप ऑफ आयन एंड पीक आर प्रोड्यूस्ड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस होते हैं और पीक प्रोड्यूस होती है। अब डिफरेंट टाइप के अगर मॉलिक्यूलर आयन की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर आयन होते हैं। अब देखिए, मॉलिक्यूलर आयन जो था, जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो यूज किया जा रहा था, मोस्टली जो पॉजिटिव आयन था उसको डिटेक्ट किया जा रहा था। नेगेटिव तथा रेडिकल आयन को मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्ट नहीं करती है। किसी से रेडिकल या नेगेटिव फॉर्म में प्रोड्यूस भी हो जाते हैं। ऑब्वियसली नेगेटिव फॉर्म में तो प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और अगर हो जाते हैं बाय चांस, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री नेगेटिव या रेडिकल को डिटेक्ट नहीं करती है, जस्ट पॉजिटिव आयन को ही डिटेक्ट करती है। तो जो बेस होता है, मॉलिक्यूलर बेस होता है, मॉलिक्यूलर बेस के बेस पर ही उसे एक बेस पीक देखने को मिलती है। मॉलिक्यूलर बेस के बेस पे क्या है, जो मॉलिक्यूलर आयन होता है ना, मॉलिक्यूलर आयन के बेस पे ही एक बेस पीक देखने को मिलती है। लेकिन बेस पीक जो होती है वो भी कभी कभी चेंजेस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मॉलिक्यूलर आयन होगा, मॉलिक्यूलर आयन वाली ही बेस पीक होगी, ऐसा नहीं है। कि जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है, टॉलेस्ट पीक होती है, जो सबसे लंबी पीक होती है, उसको ही हम बेस पीक कहते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिखी। देयर आर मेनी टाइप ऑफ आयन आर देयर आर मेनी टाइप ऑफ आयन एंड पीक आर प्रोड्यूस्ड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा उसने मॉलिक्यूलर आयन। सबसे पहला एग्जांपल दिया, मॉलिक्यूलर आयन दिया। मॉलिक्यूलर आयन को पेरिएंटल आयन भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयन या पेरिएंटल आयन, when sample molecule lost the one electron and form the molecular ion at the lowest ionization potential at electron to 15 electron. When sample molecule lost the one electron and form the molecular ion. वो कह रहा है कि जब सैंपल मॉलिक्यूल होता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है और मॉलिक्यूलर आयन को फॉर्म कर देता है, इसको मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। या एट द लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पर ही, जो लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, उस पे ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली एट इलेक्ट्रॉन टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो सैंपल मॉलिक्यूल होता है, जैसे मैंने सबसे इंस्ट्रूमेंटेशन में भी स्टार्टिंग में ही बताया था, वही चीज ने यहाँ पर बताई कि जब किसी भी सैंपल मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट की जाती है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट जैसे ही की जाती है, तो वह इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट जो सैंपल मॉलिक्यूल होता है उससे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जिसके से मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन, तो वो जिसकी बम्बार्टमेंट की जा रही है वो भी निकलता है, जो एक उसी मॉलिक्यूल से दूसरा इलेक्ट्रॉन को एमिट कर लेता है, जिसकी वजह से वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो
मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिकल कैटायन में कन्वर्ट होता है, रेडिकल कैटायन के बाद जब एक्सीलरेशन चेंबर में जाता है वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये चीज मॉलिक्यूलर आयन में लिखनी है क्या है कि when sample molecule lose the electron and form the molecular ion, it's known as molecular ion या पेरियंटल आयन। This molecular ion is formed at the lowest ionization potential energy at electron to 15 electron volt। यहाँ पे me इसने क्या दिया, यहाँ पर सैंपल मॉलिक्यूल दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट जैसे की जाती है, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट यहाँ पर की गई, तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट इस मॉलिक्यूल पे की जा रही है, जिसकी वजह से ये वाला रेडिकल भी यहाँ से निकल जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेडिकल जैसे निकल जाता है, तो रेडिकल की जगह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसको रेडिकल कैटायन कहते हैं। यहाँ पर उसने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहाँ पर दे दिया है, RH मान लीजिए, CH3OH मान लीजिए या C2H5OH मान लीजिए, यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप यहाँ पर इसमें दे दिया है। आल एल्किल तथा एरिल हो सकता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, मान लीजिए CH5OH ले लीजिए इसको। तो कंडीशन सेम ही होती है, सिर्फ जब मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो रेडिकल कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको रेडिकल कैटायन कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, पेरेंटियल आयन कहते हैं। बाद में जब ये एक्सीलरेशन चेंबर में आता है तो इससे रेडिकल भी हट जाता है, जब उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है। फर्दर फ्रेगमेंटेशन एनर्जी के कारण ही होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट की जाती है वो 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए यूज जो की जाती है, एमिट करने के लिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन से 15 इलेक्ट्रॉन तक की यूज की जाती है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल को फ्रेगमेंट कर देती है। फ्रेगमेंट का मतलब ब्रेक कर देती है, जैसे ये ना C2H5OH है यहाँ पर, तो CH3OH होगा, CH3OH में भी कन्वर्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं CH2OH पे भी हो जाएगा, CH3 में भी हो जाएगा। तो बहुत सारे जिसमें जैसे जैसे पॉसिबल होते हैं उस टाइप में फ्रेगमेंट्स कर देती है। फ्रेगमेंटेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आगे भी इसमें टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन का, उसमें आपको बताऊंगा। तो फ्रेगमेंटेशन किस किस मॉलिक्यूल का पॉसिबल होता है, किस तरीके से पॉसिबल होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कौन सा है वो RC रीअरेंजमेंट है, उसको पहले हम पढ़ेंगे। मेरा ध्यान नहीं आ रहा क्या है टॉपिक में, रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, पहले उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद हम फ्रेगमेंटेशन की पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेड आयन, ये डॉटर आयन। अब देखिए जैसे मॉलिक्यूलर आयन बच जाता है, मॉलिक्यूलर आयन के बाद जैसे हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंटेशन में कि मॉलिक्यूलर आयन के बाद मॉलिक्यूलर आयन फ्रेगमेंट होता है। फ्रेगमेंट उसकी जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है उसके बेस उससे होता है। तो फ्रेगमेंटेड आयन को डॉटर आयन भी कहते हैं, फ्रेगमेंटेड आयन को डॉटर आयन भी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर आयन तो फॉर्म हो गया, मॉलिक्यूलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंट होता है। फ्रेगमेंटेड आयन फॉर्म बाय आयनाइज्ड मॉलिक्यूलर आयन इन आयनाइजेशन चेंबर। अब उसने कहा कि जो फ्रेगमेंटेड आयन जो होते हैं वो आयनाइज्ड मॉलिक्यूलर आयन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। जो आयनाइज्ड मॉलिक्यूलर आयन ये वाला मॉलिक्यूलर आयन क्या है, ये आयनाइज्ड ही तो है। जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्टमेंट की गई, ये जब इसका आयनाइज्ड हुआ, जब ये मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हुआ, तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर आयन हुआ ये आयनाइज्ड है। तो ये चीज यहाँ पे लिखी, फ्रेगमेंटेड आयन आर फॉर्म्ड फ्रेगमेंटेड आयन आर फॉर्म्ड बाय आयनाइज्ड मॉलिक्यूलर आयन इन आयोनाइजेशन चेंबर। ये जो रिएक्शन होती है आयोनाइजेशन चेंबर में ही होती है। मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है, मॉलिक्यूलर आयन से ही फर्दर फ्रेगमेंट जो होता है आयोनाइजेशन चेंबर में ही होता है। ये मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी बताया था, मैंने जब इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री को पढ़ा था हमने। बिकॉज हाई एनर्जी इंपैक्ट ऑन द मॉलिक्यूलर आयन। हाँ, उसने कहा कि ऐसा क्यों होता है, फ्रेगमेंटेड आयन फॉर्म्ड by ionized molecule in ionization chamber because high energy impact on the molecular ion। अब ये जो मॉलिक्यूल जो होता है मॉलिक्यूलर आयन का जो फर्दर फ्रेगमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर हाई एनर्जी इंपैक्ट डालती है मॉलिक्यूलर आयन पे। जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी बची होती है ना 17 इलेक्ट्रॉन के बाद की जो एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से समथिंग इसमें मान लीजिए 55 के समथिंग हमारे पास बच जाती है, 50 या 55 या 60 के समथिंग जो एनर्जी बचती है वो मॉलिक्यूलर आयन को फ्रेगमेंट कर देती है। वो यहाँ पर दिखा दिया मॉलिक्यूलर आयन पे, जैसे यहाँ पर ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसकी कंपार्टमेंट होती है ना, वो इफेक्ट डालती है। इफेक्ट के बाद ये मॉलिक्यूलर आयन फ्रेगमेंट है, M1 M2 M3 etc मतलब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होता है जिसमें पॉसिबल होता है। फ्रेगमेंटेशन मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया है।
उसके बाद थर्ड टाइप का आता है मेटास्टेबल आयन। अब मेटास्टेबल आयन क्या होते हैं? मेटास्टेबल आयन ये है, तो देखिए पहले तो मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हुआ, फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेड आयन, फर्दर उनका फ्रेगमेंटेड हो गया। कुछ ऐसा आयन होते हैं जिनका फर्दर फ्रेगमेंट नहीं होता है, कुछ टाइम बाद फ्रेगमेंट होता है, जिससे ये पता चलता है कि जो मेटास्टेबल आयन होते हैं फ्रेगमेंटेड आयन से मैक्सिमम स्टेबल होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन होता है उससे लेस स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन से लेस स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं, लेकिन जो फ्रेगमेंटेड आयन होता है उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो मेटास्टेबल आयन होते हैं उनका फर्दर फ्रेगमेंट्स नहीं होता है। ये चीज बस यहाँ पे लिखी हुई है। सम आयन फ्रेगमेंटेड ड्यूरिंग देयर टाइम, इट्स नोन एज मेटास्टेबल। Some ion fragmented during their timetable, it's known as metastable ion. कुछ फ्रेगमेंटेड आयन ऐसे होते हैं, कुछ आयन फ्रेगमेंटेड, सम आयन फ्रेगमेंटेड, कुछ आयन इस तरीके से अपने जो उनका एक टाइम टेबल पीरियड होता है उनके द्वारा फ्रेगमेंटेड होते हैं, जिसको मेटास्टेबल आयन कहा जाता है। मतलब फर्दर फ्रेगमेंट्स नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूलर आयन से फर्दर ब्रेक नहीं हो रहा है, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है उन मॉलिक्यूलर आयन, उन आयंस का। तो इस टाइप के आयन को ही हम मेटास्टेबल आयन कहते हैं। जो मेटास्टेबल आयन होते हैं फ्रेगमेंटेड आयन से स्ट्रॉन्ग हाई स्टेबल होते हैं, बट मॉलिक्यूलर आयन से लेस स्टेबल होते हैं। मेटास्टेबल आयन थर्ड पार्ट हो गया यहाँ पर। मेटास्टेबल आयन हाई स्टेबल कंपेयर टू फ्रेगमेंटेड आयन। क्वासी मॉलिक्यूलर आयन नंबर 4 होता है यहाँ पे, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। अब क्वासी मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? देखिए क्वासी मॉलिक्यूलर आयन जैसे मैंने डिफरेंट टाइप के आपको आयनाइजेशन मेथड पढ़ाए थे। पीआई इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन टेक्निक पढ़ाई थी, सीआई केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक पढ़ाई थी, एफडी फील्ड डिसॉर्प्शन टेक्निक पढ़ाई थी। तो उसमें मैंने बताया था, जब आप देख रहे थे तो उसमें कुछ क्वासी मॉलिक्यूलर आयन भी फॉर्म हुए थे। क्वासी मॉलिक्यूलर आयन जो फॉर्म हुए थे वो जब डिफरेंट टाइप का उसमें इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन द्वारा डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हो रहे थे वो डिफरेंट मैकेनिज्म के बेस पे हो रहे थे। कुछ का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, कुछ का हाइड्रिक ट्रांसफर हो रहा था, कुछ का हाइड्रिक ट्रांसफर किसी का कैटायनिक अटैचमेंट हुआ था, उसके बेस पे अलग अलग मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुए थे। जो तक समथिंग मैंने जो मेजरमेंट टेक्निक थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्वासी मॉलिक्यूलर आयन फोर टाइप का इसने दिया कि क्वासी मॉलिक्यूलर आयन होते हैं। क्वासी मॉलिक्यूलर आयन वे मॉलिक्यूलर आयन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से डोनेट एमिट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के बाद मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसमें -1 के समथिंग आ जाता है, -1 हो जाता है जितना भी उसका चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद, मतलब एमिट करने के बाद उसका m-1 हो जाता है, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होता है उससे 1 कम हो जाता है। कुछ का प्रोटोनेशन होता है, प्रोटोनेशन ट्रांसफर भी मैंने पढ़ाया था। प्रोटॉन मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल से प्रोटॉन आके अटैच हो जाता है, जिसको जो प्रोटॉन ट्रांसफर के द्वारा फॉर्म होता है, तो क्वासी मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। उन मॉलिक्यूलर आयन को क्वासी मॉलिक्यूलर आयन कहा जाता है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। when one electron या hydrogen atom removed from molecular ion, it form quasi molecular ion. When one electron या one hydrogen atom removed from molecular ion, it's form quasi molecular ion. जब एक इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूलर आयन से रिमूव हो जाता है तो ये क्वासी मॉलिक्यूलर आयन को फॉर्म करता है। इट्स नोन एज क्वासी मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे उसने एक मॉलिक्यूलर आयन दिया जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना था, m25 के समथिंग उसने दिया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लॉस कर देता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद m पॉजिटिव रहता है, जिसकी वजह से उसने लिख दिया m-1, 25-1। तो यहाँ का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, इस मॉलिक्यूल का मास जो होगा 24 हो जाएगा। ये यहाँ पे 24 लिख दिया। इस पर पॉजिटिव चार्ज एज रहता है, या इस तरीके से उसने यहाँ पे लिख दिया m पॉजिटिव, यहाँ पे मास उसका 24 दे दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन एमिट किया, 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव, 1 इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम मोलिकुलर आयन, इट फॉर्म क्वासी मोलिकुलर आयन। या करके उसने लिखा when one proton attach with molecule, it's known as quasi-molecular ion. उसने कहा कि दूसरे उसमें यदि जब एक प्रोटॉन किसी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, इसको भी हम क्वासी-मोलिकुलर आयन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये प्रोटॉन ट्रांसफर होता है,
क्योंकि इसमें से प्रोटॉन अटैच हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आगे इस पर अटैच हो जाता है जो हाइड्रोजन फॉर्म में होता है। मान लीजिए इस मोलिकुलर आयन का जो मोलिकुलर वेट होता है 25 होता है, जैसे ही ये हाइड्रोजन एटम इससे आके अटैच हो जाता है तो इसका मोलिकुलर वेट 26 हो जाता है, क्योंकि एक प्रोटॉन इससे अटैच हो गया। अटैच होने के बाद M प्लस एच, यहाँ पे M प्लस एच होगा, यहाँ M माइनस एच, यहाँ पे M प्लस एच कर दीजिए, M प्लस एच, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहता है। तो मास इसका 26 हो गया, इसका 25 था बिफोर प्रोटॉन अटैचमेंट। जब तक प्रोटॉन का अटैचमेंट नहीं हुआ था तब तक उसका मोलिकुलर वेट 25 था, आफ्टर अटैचमेंट 26 हुआ। तो फिर उसके बाद जो 5 टाइप का जो मोलिकुलर आयन आता है, 5 टाइप का मोलिकुलर आयन आता है मल्टी चार्ज आयन। अब जैसे मैंने बताया था कुछ आयन तो ऐसे होते हैं जिन पे सिंगल चार्ज होता है, लेकिन कुछ आयन जो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले ही मैंने बताया था, कुछ इस तरीके के आयन भी होते हैं जिनमें मल्टीपल चार्ज होता है, जिसमें रेडिकल ज्यादा निकल जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल जाते हैं तो वहां पर उनमें पॉजिटिव चार्ज +2 देखने को मिल जाता है, +3 भी देखने को मिल जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, इस तरीके के मोलिकुलर आयन प्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन वहां पे उसने फिर भी दे दिया नंबर 6 में कि नंबर 5 में मल्टीपल चार्ज आयन। कुछ आयन इस तरीके से होते हैं जिन पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिन मॉलिक्यूलर आयन पे फॉर्म होते हैं, डबल चार्ज प्रेजेंट होता है, ट्रिपल चार्ज प्रेजेंट होता है, तो ये जो ESI मतलब इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक होती है, इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक होती है, उनमें मल्टीपल चार्ज आयन प्रोड्यूस होते हैं जो मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ये चीज ने यहाँ पे लिखी है, मल्टीपल चार्ज आयन डबल एंड ट्रिपल चार्ज आयन एब्जॉर्ब इन ESI स्पेक्ट्रम। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड चार्ज वाले आयन जो होते हैं, मोलिकुलर आयन जो एब्जॉर्ब होते हैं, वो ESI स्पेक्ट्रम में देखने को मिलते हैं। ESI की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन टेक्निक। बस यहाँ पर क्या गई आयन ही वहां पर कंप्लीट होगा। कितने 5 टाइप के आयन होगा जो हमने पढ़ा दिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर आयन ले लिया, मॉलिक्यूलर आयन के बाद कौन सा आयन लिया था इसने, मॉलिक्यूलर आयन लिया, मॉलिक्यूलर आयन के बाद फ्रेगमेंटेड आयन लिया, फिर मेटास्टेबल आयन ले लिया, फिर उसके बाद क्वासी मॉलिक्यूलर आयन लिया, 5 टाइप का उसने मल्टी चार्ज आयन ले लिया। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ बेस पीक। अब बेस मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं उसके बेस पर ही बेस पीक भी हमें मास स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है। जब सबसे लास्ट में स्क्रीन रिकॉर्डर जो होता है उसके द्वारा, जब डिटेक्टर के द्वारा मॉलिक्यूलर आयन को डिटेक्ट कर लिया जाता है, फिर उसके मास को एनालाइज करने के बाद मास स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। मास स्पेक्ट्रम में हमें पीक देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि किस मॉलिक्यूलर आयन का एटॉमिक वेट कितना है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है, किस मॉलिक्यूलर आयन का मास कितना है। तो उसने बेस पीक यहाँ पे बोल ली। बेस पीक ये होती है जो सबसे टॉलेस्ट पीक होती है, उसको हम बेस पीक कहा जाता है, जो सबसे लॉन्ग पीक होती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती है, कभी कभी जो मॉलिक्यूलर आयन की वाली पीक होती है ये वाली बेस पीक हो जाती है। यहाँ से दिखाते हैं, ये देखिए, ये बेस पीक हो जाती है। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जो टॉलेस्ट पीक होती है, उसको बेस पीक तो होती है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन वाली पीक जो होती है उसे बेस पीक नहीं कहा जाता। ये कुछ 2 टाइप के स्पेक्ट्रम देखने को मिलते हैं। टॉलेस्ट पीक होगी वो बेस पीक होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो मॉलिक्यूलर आयन की जो पीक होगी वो वही बेस पीक होगी। बेस पीक यहाँ पर उसने लिखी, वहां उसने थ्योरी में लिखा द टॉलेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज नोन एज बेस पीक। द टॉलेस्ट पीक इन स्पेक्ट्रम इज नोन एज बेस पीक। जो मास स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी पीक होती है उसे ही हम बेस पीक कहते हैं। बट सम टाइम मोलिकुलर आयन इज बेस पीक एंड सम टाइम इज नॉट बेस पीक। लेकिन कुछ टाइम ऐसा कुछ कंडीशन ऐसे को देखने को मिलती है जो मोलिकुलर आयन होता है वही बेस पीक होती है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है मोलिकुलर आयन वाली पीक बेस पीक नहीं होती है। आइसोटोप पीक, यहाँ पे आइसोटोप पीक भी देखने को मिलती है जो सेकंड पीक होती है। ड्यू टू heavier isotope element give the लेस इंटेंसिटी पीक। ये हाई इंटेंसिटी वाली पीक होती है, ये लेट। अब जब ड्यू टू heavier isotope element give the less intensity पीक, आइसोटोप पीक में जिसकी इंटेंसिटी कम होती है इस टाइप की पीक देखने को भी हमें मिलती है, लेकिन वो
इस टाइप की आइसोटोप जो पीक होती है, लेस इंटेंसिटी वाली जो पीक होती है, हैवियर आइसोटोप एलिमेंट में देखने को मिलती है हमें। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलसी लेक रीअरेंजमेंट। लेक रीअरेंज नहीं, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट, एमसीएल है, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट। हम मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।